So today we are going to start the embryology of your endocrine system. So embryology of endocrine के अंदर हम देखेंगे हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं उन ग्लैंड्स की डेवलपमेंट कैसे होती है। सबसे पहले मैं अगर आप लोगों को एक जनरल रिव्यू दूं आपकी एंडोक्राइन से रिलेटेड, तो इसके अंदर बच्चों हम जो आपके मेजर ग्लैंड्स होंगे ना उनको डिस्कस करेंगे। बाकी जो आपके माइनर्स हैं वो आपके दूसरे सिस्टम के साथ भी है, मतलब कुछ हम जीआईटी के अंदर पढ़ेंगे, कुछ आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी पढ़ेंगे। बट जो आपके मेजर ग्लैंड्स हैं उसके अंदर सबसे पहले आपका थायराइड ग्लैंड आता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता जिसमें से आपके थायराइड ग्लैंड में से एमसीक्यूज ना आते होंगे। तो सबसे ज्यादा जो आप लोगों ने अटेंशन भी पे करनी है यूएसएमडी के अकॉर्डिंगली, वो भी आप लोगों ने थायराइड के अंदर करनी। स्टेप वन में से भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं और स्टेप टू एग्जाम में से भी आपके थायराइड में से क्वेश्चन आते हैं। इसकी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो थायराइड ग्लैंड हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, मतलब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके बाद इसकी एनाटॉमी क्या है, उसके बाद हम इसकी जो ब्लड सप्लाई है उसको हम डिस्कस करेंगे। आगे जाके फिर हम इसकी फंक्शनिंग का भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट ग्लैंड है वो है आप लोगों का पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों का एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके पेंक्रियास को, ठीक है। तो ये आप लोगों के जो मेजर ग्लैंड्स हैं सबसे ज्यादा हमने फोकस इनके ऊपर करना है, थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रीनल ग्लैंड और उसके अलावा आपका पेंक्रियास होगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो पेंक्रियास है वो ड्यूल फंक्शन परफॉर्म करता है, उसका एक्सोक्राइन फंक्शन भी होता है, उसका एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है, ठीक है। सो अगर हम थायराइड की बात करें तो सबसे पहले जो भी हमने ग्लैंड को स्टार्ट करना, सबसे पहले उसकी फॉर्मेशन को हमने देखना है, ठीक है। सो दैट इज अ थायराइड डेवलपमेंट। थायराइड ग्लैंड की फॉर्मेशन कैसे होगी? अगर हम एम्ब्रियोलॉजी की बात की जाए तो एम्ब्रियो तो हमारा एक, आपको पता है, बहुत सेपरेटली आप लोगों का एक सब्जेक्ट है। लेकिन आपकी जो फर्स्ट एड है, बात आपको यही बार मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जो हम लोग अपनी कंट्रीज के अंदर भी सिस्टम्स को देखते हैं या जो हमारा भी यहाँ पर स्टडी मेथोडोलॉजी है, वो भी ये है कि हम सब्जेक्ट्स को डिफरेंटली पढ़ते हैं। पहले एम्ब्रियो पढ़ लिया तो कंप्लीट किया, फिर एनाटॉमी पढ़ा वो कंप्लीट किया, लेकिन ऐसा नहीं। अगर हम यहाँ पर थायराइड पढ़ेंगे सबसे पहले हम इसकी एम्ब्रियो को देखेंगे, जस्ट थायराइड की एम्ब्रियो देखेंगे, ठीक है। सो थायराइड ग्लैंड की एम्ब्रियोलॉजी, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? फॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले पहले आप लोगों ने तीन चीजें बेसिक्स याद रखनी है। वो तीन चीजें क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन, जितने भी ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है, वो कहाँ से होती है? वो आपकी थ्री मेन लेयर्स हैं वहां से है, ठीक है। जो हमारे पास थ्री मेन लेयर्स हैं, इसमें सबसे पहले क्या है आपकी मेसोडर्म। तो ये मेरे पास मेसोडर्म आ गई। इसके बाद जो दूसरी लेयर है वो है आपकी एक्टोडर्म। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड वन है दैट इज एंडोडर्म। सो इन तीन लेयर से आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं इनकी फॉर्मेशन होती है। एंडोडर्म, बेसिक से बेसिक चीजें भी आप लोगों ने याद रखनी है, छोटी से छोटी चीजें भी आप लोगों ने याद रखनी है। इसमें आपने शेम फील नहीं करनी कि भाई मैं क्यों एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी, इवन तो मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं एमओशिप कर रहा हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ, और मैं अभी एम्ब्रियोलॉजी क्यों पढ़ूं? भाई ठीक है, आप लोग कंसल्टेंट होंगे, आप एमओशिप आप लोग कर रहे होंगे, बट आप ये देखो कि आप एग्जाम कौन सा दे रहे हैं और आपके उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोग की एम्ब्रियो से स्टार्ट होते हैं। सो एक हमारे पास लेयर आ गई एंडोडर्म, एंड द सेकेंड वन इज द मेसोडर्म, एंड द थर्ड वन इज द एक्टोडर्म। सो इन तीन लेयर से आप लोगों के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी फॉर्मेशन होनी है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जनरली बताऊं तो जो एंडोडर्म है आपके पास जितनी भी इंटरनल लाइनिंग्स होंगी, जितनी भी इंटरनल लाइनिंग्स हैं, जितनी भी आपके पास कैविटीज हैं, उन सब की फॉर्मेशन आपकी एंडोडर्म से होती है। लाइक आप अगर आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक है ना, सो रिस्पायरेटरी ट्रैक की जो इंटरनल लाइनिंग है वो एंडोडर्म से बनेगी। अगर आपका जीआईटी ट्रैक है, लाइक एसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल लॉर्ज इंटेस्टाइन, तो जो उनकी इंटरनल लाइनिंग्स है, जो मिकोजल और सब मिकोजल लेयर्स हैं, उनकी फॉर्मेशन आपकी एंडोडर्म से होगी, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी कैविटीज होंगे उनकी फॉर्मेशन भी आपकी इस एंडोडर्म से होती है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आप लोग का है मीजोडर्म। मीजोडर्म से याद रखना, इट्स इन बिटवीन लेयर। तो जितने भी मसल्स हैं, जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, उन सब की फॉर्मेशन मीजोडर्म से होगी। टिश्यूज, मसल्स, ऑर्गन्स, तमाम की फॉर्मेशन आपकी मीजोडर्म से होगी, ठीक है। फिर आपके पास लास्ट पे आती है आपकी एक्टोडर्म। एक्टोडर्म क्या करती है? एक्सटर्नल लाइनिंग। एक्सटर्नल लाइनिंग में आपके हेयर आ जाते हैं, आपके नेल्स आ जाते हैं, आपकी स्किन आ जाती है,
आपका ब्रेन आ जाता है। इन तमाम की फॉर्मेशन कहाँ से होती है? आपकी एक्टोडर्म से। इनसे जो जो चीजें बनती हैं वो हमने स्पेसिफिकली पढ़ना भी है, ये आप लोगों का टॉपिक भी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि भाई एक्चुअली में जो हमारी एम्ब्रियोलॉजी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये तीन लेयर्स जो मेन फंक्शन परफॉर्म करती है फॉर्मेशन के अंदर, वो हमारी ये तीन लेयर्स है। एंडोडर्म आ गई, मेसोडर्म आ गई, और उसके बाद हमारे पास है एक्टोडर्म। चूंकि हम बात कर रहे हैं आपके थायराइड ग्लैंड की, अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर ये जो हमारे पास सामने लिखा हुआ है ना थायराइड, अब अगर तो हम कोई टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ से रीड करना शुरू कर देंगे, हमें चीजें समझ आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपके सामने ये लाइनें लिखी हैं, आप अगर आप सिंपली इनको स्टार्ट करोगे पढ़ना, ये आपको समझ नहीं आएंगी। बिकॉज दीज आर द कंसाइज कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर सिर्फ आपके इन्होंने वर्ड लिखे होंगे, उनके पीछे क्या स्टोरी है वो ही हमारा मेन मकसद होता है आप लोगों को बताना। सो अगर वो आपको लोगों को नहीं पता, आप इसको 10 दफा भी फर्स्ट ईयर पढ़ लो, आप लोगों को समझ नहीं आएगी ना, आप लोग से यू वर्ड के एमसीक्यू सॉल्व होंगे। ठीक है, सो इसलिए हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना ताकि हमारा एक कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर जनरेट हो। सो यहाँ पर हम बात कर रहे थे आपकी सबसे इंटरनल लाइनिंग कौन सी है बच्चों? एंडोडर्म। ठीक है, क्योंकि हमने थायराइड की डेवलपमेंट पढ़नी है, तो थायराइड की जो डेवलपमेंट है वो मेनली स्टार्ट हो रही है मेरे पास एंडोडर्म से। ठीक है, एंडोडर्म, ये जो एंडोडर्म लेयर है ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाती है, डेट इज कॉल्ड द एंडोडर्मल थिकनेस। अगर मेरे पास थोड़ी सी स्पेस है मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। सबसे पहले जो आपकी एंडोडर्म लेयर है उससे क्या बनेगा? एंडोडर्मल थिकनेस। एंडोडर्मल थिकनेस, ये एंडोडर्मल थिकनेस किस से ड्राइव हो रही है? ये हमारे पास अगर टंग है ना, ये टंग है आप लोगों की, इस टंग के आगे एक और स्ट्रक्चर है, डेट इज कॉल्ड द फोरामेन सीकम। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कर रहे हैं? डेट इज कॉल्ड द फोरामेन सीकम। फोरामेन सीकम से हमारे पास निकली है एंडोडर्मल थिकनेस। क्या निकली यहाँ पर? एंडोडर्मल थिकनेस। और पीछे ये वाली क्या है? आप लोगों की टांग है। इस एंडोडर्मल थिकनेस के ऊपर क्या लगते हैं? हमारे ग्रोथ रिसेप्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के ग्रोथ फैक्टर्स लगेंगे एंडोडर्मल थिकनेस के ऊपर, जिसकी वजह से एंडोडर्मल थिकनेस की क्या हो जाती है? मतलब यहाँ इसकी एलिवेशन हो जाती है, ये नीचे की तरफ ड्राइव होगी हो जाती है। तो एंडोडर्मल थिकनेस हमारे पास यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रही थी। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं डेट इज कॉल्ड द थायरोग्लोसल डक्ट। दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द थायरोग्लोसल डक्ट। अगर आप एक चीज नोटिस करो ना, ये एंडोडर्मल थिकनेस है जो नीचे हमारे पास थायरोग्लोसल डक्ट बनी, ये थायरोग्लोसल का मतलब क्या है? यही इसी में से आप लोगों को एमसीक्यूज भी आएगा, इसी में से आपके यूवर्ल्ड के एमसीक्यूज भी है। वो किस तरह का आता है मैं वो भी आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ। थायरोग्लोसल डक्ट का मतलब बच्चों, थायरो का क्या मतलब है? कि इसने थायराइड ग्लैंड बनाना है। ग्लोसल का क्या मतलब होता है? ग्लोसल का मतलब होता है टंग। सो इट मीन्स ये जो थायरोग्लोसल डक्ट है ये टंग से ड्राइव हुई है, और आगे जाके इसने क्या बनाना है? आपका थायराइड ग्लैंड बनाना है। ठीक है, थायरोग्लोसल डक्ट के ऊपर स्टूडेंट्स यहाँ पर आके मजीद आप लोगों की ग्रोथ होगी, इसके ऊपर मजीद ग्रोथ फैक्टर्स लगेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर दो लॉब्स बन जाएंगे। थायरोग्लोसल डक्ट से नीचे जाके क्या बनेंगे? दो लॉब्स बनेंगे। एक इस हमारे पास आ गया राइट लोब, राइट लोब, एंड द अदर वन इज द लेफ्ट लोब। सो ये दो लॉब्स हमारे पास बन जाएंगे किससे? थायरोग्लोसल ductus. So kindly don't forget the name of this duct. It's very important because we have one to two pathologies from this duct as well. So that's why it's very important. फर्स्ट एड के अंदर, यूएसएमएल के अंदर एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जिस चीज से पैथोलॉजी हो सकती है ना, जिससे कोई भी पैथोलॉजी डेवलप हो सकती है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सो थायरोग्लोसल डक्ट से क्या बनता है? हमारे पास राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब। राइट लोब और लेफ्ट लोब की इसके ऊपर मजीद ग्रोथ फैक्टर्स लगते हैं, और मजीद ग्रोथ फैक्टर लगने की वजह से यहाँ पर आपके जो थायराइड ग्लैंड का कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो गेन हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्रोथ फैक्टर्स लगते हैं, और ग्रोथ फैक्टर लगने की वजह से हमारा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है थायराइड ग्लैंड का वो अचीव हो जाता है। सो ऊपर आपके पास सिंपल याद रखना है,
टंग, टंग के पीछे क्या था, फोरामेन सीकम, वहां से एंडोडर्मल थिकनेस बनी, एंडोडर्मल थिकनेस की ग्रोथ हुई, थायरोग्लोसल डक्ट बनी, थायरोग्लोसल डक्ट से हमारे पास लॉब्स बने, उन लॉब से आगे आपका थायराइड ग्लैंड बना। ठीक है, तो नीचे आके ये जो एडम्स एप्पल है ना आप लोगों की नेक के अंदर, इसके नीचे आप लोगों का थायराइड ग्लैंड बना होता है। आप अभी इसको यहाँ पर पल्पेट भी कर सकती हैं। ये जो आपको यहाँ पर स्मूथ सा स्ट्रक्चर पल्पेट हो रहा है, अंटीरियर नेक, अंटीरियर साइड ऑफ द नेक, ये आप लोगों का थायराइड ग्लैंड। ठीक है, सो थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, एक इसमें लेफ्ट लोब होता है, दूसरी तरफ यहाँ पर है राइट लोब। इसके बाद इन बिटवीन यहाँ पर जिस जगह पर आप लोगों की थायरोग्लोसल डक्ट लगी होती है ना, इससे जो लोब बनता है इसको हम कहते हैं पैरामिडल लोब। क्या नाम है इस लोब का, पैरा पैरामिडल लोब। सो काइंडली ये तीन स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने याद रखने हैं। और ये जो राइट लोब और लेफ्ट लोब के दरमियान में स्ट्रक्चर है जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, इसको हम इस्थमस कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको बच्चों, इस्थमस आप लोगों ने याद रखना। सो थायराइड ग्लैंड की जो फॉर्मेशन है ये बहुत ज्यादा इजी है, मतलब थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास डर्मल थिकनेस बनेगी, डक्ट बनेगी, उसके बाद लॉब्स बनेंगे, और लॉब्स बनने के बाद हमारा जो ग्लैंड का स्ट्रक्चर है उसकी कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, सो इसमें डक्ट, सीकम और थायराइड ग्लैंड, ये तीन चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद जो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने याद रखना है वो होता है फेरेंजियल अपरेटस का। स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोटिस करें ना, तो जो आप लोगों की नेक है और उसके बाद जो आप लोगों का फेशियल स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें आपके फेशियल मसल्स हैं, उसमें आपकी ओरल कैविटी है, उसमें आपके पास थायराइड है, उसके बाद आपका जो फेरिंग्स है, आपका जो लेरिंग्स है, ये जो तमाम स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है ये फेरेंजियल अपरेटस से होती है। किससे होती है जी, फेरेंजियल अपरेटस, फेरेंजियल अपरेटस। अब फेरेंजियल अपरेटस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, जो भी वर्ड अपरेटस होता है ना, ये हमारी फर्स्ट एड की अपनी एक लैंग्वेज है। इंशाल्लाह मैंने पहले भी कई दफा लेक्चर्स के अंदर बताया है, वी विल डिस्कस अराउंड 20,000 डिजीजेस इन स्टेप 1 एंड इन स्टेप 2, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज ऑल दोज डिजीजेस। सो इसलिए हम क्या करते हैं, सम टाइम हम निमोनिक्स यूज करेंगे, सम टाइम आपकी जो डिजीजेस के नेम होंगे वहां से हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका क्या मतलब, फिर इस तरीके से काफी सारी डिजीज आपको याद रहती है। अब फ्रेंजियल अपरेटस है ना, अपरेटस का मतलब है कि इसमें दो से ज्यादा चीजें, कोई ना कोई दो से ज्यादा चीजों के ऊपर ये कंसिस्ट होगा। ठीक है, तो क्या क्या वो चीजें हैं जी, सबसे पहले आता है फ्रेंजियल पाउचिस, फिर मेरे पास आता है इसमें फ्रेंजियल क्लेफ्ट्स, और फिर में इसमें आता है आपकी फ्रेंजियल आर्चीज। ये भी हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जाके ही पढ़ना है वैसे, बट यहाँ पर चूंकि इन्होंने ऊपर एक टर्म इस्तेमाल की है, प्रीमिटिव फेरिंग्स। अगर हम यहाँ पर देखें ना, मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, उसका रीजन है कि इन्होंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है प्रीमिटिव फेरिंग्स। सो उसको समझने के लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेंजियल अपरेटस को देखें। तो फ्रेंजियल अपरेटस का क्या काम है, आपका फेरिंग्स हो गया, आपका फेस हो गया, आपका नेक, उसकी फॉर्मेशन इन स्ट्रक्चर से होती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो ये जो इंटरनल ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम फ्रेंजियल पाउच कहते हैं। ठीक है, जो आर्क लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसको हम फ्रेंजियल आर्क कहते हैं। और इसके बाद इसमें होती है हमारे पास पाउच होगी, क्लेफ्ट होगी। ठीक है, जो तीसरा स्ट्रक्चर इसमें होता है वो फ्रेंजियल क्लेफ्ट होता है। सो ये डिफरेंट चीजें बनाती हैं। अब यहाँ पर बच्चों नीचे अगर आप देखो ना, सो इस चीज को हम कहते हैं फ्लोर ऑफ फ्रेंजियल अपरेटस। ये क्या है हमारे पास, ऑलमोस्ट फ्रेंजियल अपरेटस का फ्लोर आ रहा है, और इस फ्लोर को हम क्या कहते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड द प्रीमिटिव फेरेंक्स। क्या कहा जाता है इसको, प्रीमिटिव फेरेंक्स कहा जाता है। इसी प्रीमिटिव फेरेंक्स से आपकी एंडोडर्मल थिकनेस बनती है, उस एंडोडर्मल थिकनेस से आप लोगों का क्या बनता है, थायराइड ग्लैंड बनता है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर फर्स्ट लाइन में वो क्या लिखता है, थायराइड डाइवर्टिक्यूलम अराइजेस फ्रॉम द फ्लोर ऑफ प्रीमिटिव फेरेंक्स। तो ये जो प्रीमिटिव फेरेंक्स मैंने आपको बताया है यहाँ पर, इस प्रीमिटिव फेरेंक्स से हमारे पास एंडोडर्मल थिकनेस बनेगी, ये वाली एंडोडर्मल थिकनेस, और उससे आपकी थायरोग्लोसल डक्ट बनेगी, फिर हमारे पास लॉब्स हैं, और एट द एंड आपका थायराइड ग्लैंड बन जाता है। ठीक है, सिंपल सी इसकी क्या होती है, एम्ब्रियोलॉजी होती है। अब थायराइड ग्लैंड की हमारे से ऊपर से फॉर्मेशन हुई फ्रेंजियल प्रीमिटिव फेरेंक्स से, उसके बाद आपका थायराइड ग्लैंड करता है डिसेंड करता है।
ओरल कैविटी में इसकी फॉर्मेशन होगी। अब हमारा थायराइड ग्लैंड हमारी ओरल कैविटी में तो नहीं ना होता। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होता है? ये हमारी एंटीरियर साइड ऑफ नेक के ऊपर होता है। तो जब हमने थायराइड ग्लैंड को ऊपर से नीचे लेके जाना है, जैसे वो आप लोगों की थायरोग्लोसल डक्ट लेके गई है, तो ऊपर बनेगा ओरल कैविटी में, और उसके बाद ये ऐसा ऐसा डिसेंड हो जाता है आपकी नेक के अंदर जाकर। ठीक है। अब ऐसी क्या चीज इनको कनेक्ट करती है? कनेक्टेड टू द टंग बाय थायरोग्लोसल डक्ट। तो यही बात हमने अभी बताई है कि नीचे थायराइड ग्लैंड बने। अब अगर आप इस डायग्राम को देखो ना बच्चों, ये देखें, ये क्या नजर आ रहा है? फोरामेन सीकम। इस फोरामेन सीकम के आगे क्या था यहाँ पर? एंडोडर्मल थिकनेस। और ये जो पूरी आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, जो कि आपके ग्लैंड को ओरल कैविटी से पकड़ के आपके डिसेंट साइड ऑफ द नेक, जो जहां पर आपकी थायराइड ग्लैंड की लोकेशन होती है, वहां तक थायराइड ग्लैंड को कौन लेके आती है? आपकी ये पूरी थायरोग्लोसल डक्ट। फोरामेन सीकम से जो नीचे आपका थायराइड ग्लैंड, ये देखें, ये पूरा आपका थायराइड ग्लैंड। सो इसको नीचे कौन लेके आती है? आपकी थायरोग्लोसल डक्ट। जब थायराइड ग्लैंड आपका अपनी ओरिजिनल लोकेशन के ऊपर आ जाता है, उसके बाद ये डीजनरेट हो जाती है। आफ्टर दैट दिस थायरोग्लोसल डक्ट स्टार्टेड टू डीजनरेट। तो जब ये डीजनरेट हो जाती है, तो हमारा जो मेन मकसद था थायराइड ग्लैंड बनाने का, वो बन जाता है। ठीक है। सो कनेक्टेड टू द टंग बाय थायरोग्लोसल डक्ट विच नॉर्मली डिसअपियर्स। जब थायरोग्लोसल डक्ट आपके थायराइड ग्लैंड को नीचे ले आएगी, उसके बाद ये डिसअपियर हो जाती है। बट अगर ये डिसअपियर ना हो, अगर थायरोग्लोसल डक्ट हमारी डिसअपियर ना हो, तो उसकी वजह से फिर क्या हो सकते हैं? वहां पर हमारी सिस्ट बन सकती है। इफ देर इज अ नो डिसअपेरेंस ऑफ योर थायरोग्लोसल डक्ट, so there is the chances, there is a predisposing condition, there is development of the cyst. So अगर ये थायराइड ग्लैंड की जो ये थायरोग्लोसल डक्ट है, अगर डिसअपियर नहीं होगी, तो इसके अंदर क्या बन सकता है बच्चों? सिस्ट। And what is a cyst? Cyst is a fluid filled cavity that can develop in any part of your body that having the isolated not variable density. So ये जो मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आप लोगों के यू वर्ल्ड के वर्ड हैं, जो हम देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट के अंदर आप लोगों ने सिस्ट और अब्सेस के दरमियान में डिफरेंशिएट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ द सीटी स्कैन। लाइक इफ द पेशेंट हैज सिस्ट, हम लीवर की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, उसके लीवर के अंदर सिस्ट बनी हुई है, और आपको पता है वहां पर लीवर में अब्सेस भी बन सकती है। अब इस चीज को हमने सीटी स्कैन उस पेशेंट का करवाया है। सीटी स्कैन करवाने के बाद हमने बताना है कि भाई ये सिस्ट है या ये अब्सेस है, क्योंकि दोनों के अंदर ऑलमोस्ट, अब्सेस में चलो पस बनी होती है, सिस्ट में फ्लूइड है, लेकिन सीटी स्कैन के ऊपर तो वो सेम ही नजर आ रही होती है। तो फिर आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो? सिस्ट के अंदर बच्चों होता है नो वेरिएबल, आपको उसकी डेंसिटी के अंदर कोई वेरिएशन नजर नहीं आती, क्योंकि फ्लूइड होता है, फ्लूइड हमारे पास कॉन्स्टेंट ही रहता है। लेकिन जो अब्सेस होती है, सीटी स्कैन के ऊपर आपको अब्सेस का वेरिएबल स्ट्रक्चर नजर आता है। क्या नजर आता है? वेरिएबल डेंसिटी, वेरिएबल स्ट्रक्चर। इंटरनली वो आपको पस है, और वो एक्सटर्नली थिक वॉल होती है। तो वेरिएबल स्ट्रक्चर अब्सेस में है, और अगर आपको सेम स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो वो सिस्ट के अंदर होता है। सो इस पेशेंट के अंदर भी आप जब आप अल्ट्रासाउंड कराओगे या सीटी स्कैन कराओगे यहाँ पर सिस्ट को देखने के लिए ना, तो अगर वो सिस्ट हुई, तो वो आइसोडेंस होगी। उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम होगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगी। ठीक है। अगर आप यहाँ पर भी देख लो काइंडली, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ना, सो ये क्या है? बिल्कुल स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल सिमिलर है। इसको हम कहते हैं नॉट वेरिएबल डेंसिटी, ये सेम डेंसिटी है। तो अगर वेरिएबल होती है, तो ये हमारी एब्सेस होती है। सो अगर थायरोग्लोसल जो डक्ट है ये डिसअपियर नहीं होगी, तो इसमें क्या बन सकते हैं बच्चों? सिस्ट बन सकती है। ठीक है जी। फोरामेन सीकम इज नॉर्मल रेमिनेंट ऑफ द थायरोग्लोसल डक्ट। ठीक है। सो ऊपर हमारी टंग के ऊपर क्या था? फोरामेन सीकम। नीचे हमारे पास क्या था? पैरामिडल। काइंडली याद रखें, अगर ये हमारी टंग थी, इस टंग से क्या स्ट्रक्चर था? ये फोरामेन सीकम। इस फोरामेन सीकम से थायरोग्लोसल डक्ट आई, नीचे आके हमारे पास क्या बना दिया? ये थायराइड ग्लैंड बना दिया। ठीक है। थायराइड ग्लैंड के बनाने के बाद ये क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। ठीक है। सो जिस पार्ट के जरिए ये टंग के साथ अटैच होती है ना, उसको हम फोरामेन सीकम कह रहे हैं। और जिस पार्ट के जरिए थायरोग्लोसल डक्ट आपके थायराइड ग्लैंड के साथ अटैच होती है, उसको हम पैरामिडल लॉब कहते हैं। ठीक है। तो जो भी चीज डिसअपियर होती है ना, पीछे अपने कोई ना कोई प्रिंटिंग जरूर छोड़ती है। सो थायराइड ग्लैंड के ऊपर जो थायरोग्लोसल डक्ट की सिस्टम है, वो आपका वो जो प्रिंटिंग है, वो हमारा पैरामिडल लूब है। और जो टंग के ऊपर है, वो हमारा फोरामेन सीकम। ठीक है, करनी याद रखिएगा।
अब आते हैं हमारे पास जो यूवर्ड का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये दोनों लाइनों में आपके यूवर्ड के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन क्या है कि पहले मैं आप लोगों को सिनेरियो बताता हूँ कि वो सिनेरियो किस तरीके से पूछा जाता है। एक बच्चा होता है, उस बच्चे की एज बताई जाती है 2 to 3 वीक्स। A mother presents with the child having the age of 2 to 3 वीक्स। ठीक है। अब बच्चे में प्रॉब्लम क्या है, उस बच्चे के अंदर ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रही, उस बच्चे के जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन थे वो अचीव नहीं हो रहे, उस बच्चे के अंदर आपको ओबेसिटी नजर आती है, उस बच्चे के अंदर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, उस बच्चे को स्वेटिंग नहीं होती, वो बच्चा आपको पफी सा नजर आता है। तो ये जो तमाम सिम्टम मैं आपको बच्चों बता रहा हूँ, ये होती है आपको हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट के अंदर। सो अगर किसी पेशेंट के अंदर थायराइड ग्लैंड डेवलप नहीं हो रहा, अगर थायराइड ग्लैंड डेवलप नहीं है, थायराइड ग्लैंड एजेंसीज है, सो उस बच्चे को पैदा होते ही कुछ वीक्स के बाद हाइपोथायरॉयडिज्म की सिम्टम आना शुरू हो जाती है। अब एक तो कंडीशन ये है कि बिल्कुल बनता ही नहीं है, एक कंडीशन ये होती है जो हमारी एग्जैक्ट पोजीशन थी थायराइड ग्लैंड की, वो तो एंटीरियर नेक थी। अब बच्चा पैदा हुआ है, हाइपो ओ बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन आपने जब उसका देखा कि उसके जो एंटीरियर नेक है वहां पे तो थायराइड ग्लैंड है ही नहीं है, वहां पे तो थायराइड ग्लैंड है ही नहीं है। अगर एंटीरियर साइड ऑफ द नेक के ऊपर थायराइड ग्लैंड नहीं है तो फिर वो थायराइड ग्लैंड कहाँ पर गया? वो थायराइड ग्लैंड हमारे पास बच्चों टंग वाली साइड के ऊपर होता है। मोस्ट एक्टोपिक लोकेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज द लिंगुअल थायराइड, लाइक टंग की बिसाइड जो हमारे पास वो थायराइड ग्लैंड है वो वहां पर परसिस्ट कर सकता है। ठीक है। सो एक्टोपिक पोजीशन भी आप लोगों ने याद रखनी है। जैसे हम लोग कहते हैं ना एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या हम कहते हैं एक्टोपिक क्लेफ्ट सेल्स कि वो कहीं और पर चले गए हैं। सो इसी तरह एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड भी होता है, कि थायराइड ग्लैंड अपनी लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो वो इसी चीज को यहाँ पर लिखते हैं। मोस्ट कॉमन थायराइड टिश्यू साइट इज द टंग, मतलब कि अगर आपका थायराइड ग्लैंड एक्टोपिकली कहीं पर पाया जाता है, सो वो हमारी लिंगुअल थायराइड होता है, मतलब कि आपकी टंग के नीचे हो सकता है। Removal may result in the hypothyroidism if it only the thyroid tissue presence। अब देखिए दो कंडीशंस हो सकती है ना, कि हमारे पास थायराइड के नीचे भी प्रेजेंट है और यहाँ पर टंग के नीचे भी, यहाँ पर भी प्रेजेंट है। सो दोनों जगहों पे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। सो इस कंडीशन में अगर दोनों जगहों पर प्रेजेंट है तो आपने एक रिमूव कर देना। if there is the presence of the thyroid gland below the tongue and also the thyroid gland located in the anterior side of the neck। सो अगर दो थायराइड ग्लैंड है तो आपको एक को रिमूव करना पड़ेगा, और आप फिर कौन सा रिमूव करना पड़ेगा आपको? ये लिंगुअल थायराइड आपने रिमूव करना। एक कंडीशन है जिसमें दो थायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जिसमें ये जो नीचे वाला थायराइड ग्लैंड है ना ये नहीं प्रेजेंट, सिर्फ आपका लिंगुअल थायराइड प्रेजेंट है, सिर्फ टंग के नीचे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है, उसको फिर रिमूव नहीं करना। क्योंकि अगर एक ही प्रेजेंट है, ये भी आपने रिमूव कर दिया, सो पेशेंट के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म वाली सिम्टम्स आएंगे। तो काइंडली इस चीज को मेक श्योर कीजिएगा कि आपने पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन की तरफ नहीं लेके जाना। Why we are so emphasizing on the importance of the thyroid glands in the children's? The reason is that students, T3 and the T4 hormones are very important for neurological development। बच्चों के अंदर ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उनमें से आपका T3 एंड T4 हार्मोन्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका थायराइड ग्लैंड T3 और T4 हार्मोन्स को बनाता है। सो अगर T3 हाइपोथायरॉयडिज्म है, T3 T4 नहीं बनेंगे, बच्चे के अंदर न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होगी। समझ रहे? सो इसलिए हम इसके ऊपर इतना ज्यादा एम्फोसाइज करें, इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर। नेक्स्ट आते हैं थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट, जो कि आप लोगों का एग्जैक्ट यूवर्ड का क्वेश्चन है। थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट, हमने कहा ये सिस्ट कब बनेगी? जब आपकी ये जो थायरोग्लोसल डक्ट है ये रिमूव ना हो, ये हमारी डिसअपियर ना हो। अगर ये डिसअपियर नहीं होगी तो इसके अंदर बच्चों फ्लूइड बनना शुरू हो जाएगा, फ्लूइड अकेमुलेट होना शुरू हो जाएगा। जब फ्लूइड इसके अंदर अकेमुलेट होगा तो वो क्या बन जाएगी? दैट इज अ थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट। अगर आप लोगों ने इसकी पिक्चर देखनी तो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ यहाँ पर। सो दो तीन बच्चों इसकी स्पेसिफिसिटीज होती हैं थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट की। वो स्पेसिफिसिटीज क्या है? सबसे पहले ये होती है सेंट्रल, ये जो आपको नजर आ रही है ना ये थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट है।
सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी मतलब हमें कैसे हमने चीज को रिकॉग्नाइज करना है ना। अब इस तरह की तो बहुत सारी पैथोलॉजीज हो सकती हैं बच्चे के अंदर। सो हमें कैसे पता चलेगा कि ये थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट है। सो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखनी है। सबसे पहले ये हमारे पास होती है मिड लाइन में, थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट मिड लाइन। दूसरे अंटीरियर साइड ऑफ द नेक, अंटीरियर साइड ऑफ नेक, यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। तीसरे नंबर पर ये होती है मूवेबल, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट इज मूवेबल। अगर आप लोग अपनी टंग को मूव करोगे तो उसकी टंग की मूवमेंट के साथ हमारी जो थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट है वो भी मूव करती है। तो ये आपने इसकी करेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। क्या बताते हैं? प्रेजेंस एंड एन अंटीरियर मिड लाइक मैस। बात समझ आ गई ना, कि नेक की अंटीरियर साइड की तरफ प्रेजेंट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट मूव्स विद swallowing or the protrusion of the tongue. Students, we have two types of the manifestations into your neck. One is the thyroglossal duct cyst and the other one is the bronchial cyst. अगर एक बच्चा आप लोगों के पास आता है और उसकी नेक के अंदर सिस्ट बनी हुई है, तो आप सोच सकते हो कि ये दो चीजें हो सकती हैं। या तो ये ब्रोंकियल सिस्ट हो सकती है, या ये हमारे पास थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट हो सकती है। If a child presents having the mass in the neck, so that mass can be the manifestations of either the thyroglossal duct cyst or either the bronchial cyst. So इन दोनों चीजों में आप लोगों ने डिफरेंस करना सीखना है। थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट, क्या वो थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट है या वो ब्रोंकियल सिस्ट है? सो आपने एक सिंपल सा मैन्यूवर करवाना है। वो क्या है? आपने इसकी टंग की मूवमेंट करवानी है। सो अगर बच्चे की टंग की मूवमेंट के साथ उसकी सिस्ट भी मूव करती है, अगर टंग की मूवमेंट के साथ उसकी सिस्ट भी मूव करती है, तो इसका क्या मतलब है कि उस बंदे के अंदर यहाँ पर उसकी अगर सिस्ट मूव करती है तो वो थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट होगी। लेकिन अगर सिस्ट नहीं मूव करती, वो क्या होगी? दैट इज अ ब्रोंकियल सिस्ट। अगर सिस्ट मूव नहीं करती, नॉट मूवेबल, नॉट मूवेबल विद टंग मूवमेंट। सो अगर टंग मूवमेंट के साथ मूव नहीं करी तो वो हमारे पास ब्रोंकियल सिस्ट है। और अगर वो टंग मूवमेंट के साथ मूव कर रही है तो वो हमारे पास क्या होगा? ब्रोंकियल सिस्ट होगी। ठीक है, एक तो करेक्टरिस्टिक्स ये होगी ब्रोंकियल सिस्ट की। दूसरी क्या है कि जो आप लोगों की ब्रोंकियल सिस्ट होती है ये लेटरल साइड ऑफ नेक के ऊपर होती है, लेकिन जो वो थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट होती है ये एंटीरियर साइड ऑफ द नेक के ऊपर होती है। ठीक है, सो थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट एंटीरियर नेक, ब्रोंकियल सिस्ट लेटरल नेक। ठीक है, सो ये दो चीजें आपने याद रखनी। ये आपका एग्जैक्ट यूवर्ड का एमसीक्यूज भी है। ठीक है, एंटीरियर साइड ऑफ द नेक। तो दूसरा मैन्यूवर इसका क्या है कि स्वॉल्विंग के साथ ये मूव करती है। लेकिन जो दूसरी हमारे पास होती है सर्वाइकल साइनस लीडिंग टू द फ्रेंजियल क्लेफ्ट, ये जो मैं अभी आपको बता रहा था, इसको हम फ्रेंजियल क्लेफ्ट सिस्ट भी कहते हैं और इसी को हम ब्रोंकियल सिस्ट भी कहते हैं। फ्रेंजियल क्लेफ्ट सिस्ट एंड द ब्रोंकियल सिस्ट आर द सेम थिंग्स। और ये आपको लेटरल साइड ऑफ द नेक के ऊपर मिलती है। थायरोग्लोसल डक्ट जो है ये अंटीरियर साइड ऑफ द नेक के ऊपर मिलती है। और थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट बच्चों कब हमारे पास बनती है? जब आपकी थायरोग्लोसल डक्ट जो है ना वो डिसअपियर नहीं होती। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इतना क्यों इस क्वेश्चन के ऊपर टाइम लगा रहे हैं? रीजन इज दैट ये आपके यूवर्ल्ड का क्वेश्चन भी। सो यूवर्ल्ड को पढ़ने का एक डिफरेंट टेक्निक होती है, आप इसको एक सिंपल तरीके से नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि एग्जाम के अंदर आप लोगों के पास होते हैं 7 ब्लॉक्स, और इवन तो अब तो पैटर्न चेंज हो गया, अब ज्यादा ब्लॉक्स होंगे। सो टाइम के कंपैरिजन के अंदर इन अ डे और इन अ 7 hours you have to solve the 280 scenarios. I am not using the word of MCQs, scenarios। क्वेश्चंस के अंदर बच्चों आपका जो वहां पर एमसीक्यू वो पूरा एक सिनेरियो बेस आता है। उसमें पूरा एक आपका क्लिनिकल मतलब कि वहां पर एक केस प्रेजेंट किया जाता है। ऐसा नहीं कि वो आपसे एक सिंपल मतलब एक लाइन क्वेश्चन पूछेंगे। सो इसलिए हम इस पूरे क्वेश्चन की ब्रेक डाउन भी होती है, वो मैं आपको यूवर्ड वाले सेशन में बताऊंगा कि आपने क्वेश्चन की ब्रेक डाउन कैसे करनी है, उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है। ठीक है, सो सिंपल सा पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना बता दूं
कि जो हमने पढ़ा है वो हमने उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो जब भी आपने यूवर्ड का क्वेश्चन स्टार्ट करना है, हमने स्टार्ट फर्स्ट लाइन से नहीं करना, हमने उसको लास्ट लाइन से करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली काज ऑफ दिस पेशेंट्स लियन। सो लास्ट लाइन के अंदर आप लोगों को आइडिया हो जाता है सो व्हाट दे आर एक्चुअली अबाउट टू आस्किंग, कि वो हमारे से क्या पूछने की तरफ जा रहे हैं। लास्ट लाइन आया कि वो हमारे से डायग्नोज पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग अबाउट द डायग्नोज, दे आर आस्किंग अबाउट द पैथोलॉजी, दे आर आस्किंग अबाउट द ट्रीटमेंट। सो लास्ट लाइन से आपको आइडिया होता है एक्चुअली में वो पूछ क्या रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली काज ऑफ दिस पेशेंट्स लियन, कि उस पेशेंट के अंदर जो पैथोलॉजी आ रही है उसका काज क्या हो सकता है, ये उन्होंने हमसे पूछा है। अब हमें आइडिया हो गया कि हमने बताना क्या है, हमने उसकी लियन का कॉज बताना है, और हम ऊपर से इसकी क्या लेंगे, हेल्प लेंगे। फर्स्ट लाइन हम क्या कहते हैं कि यू वर्ड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास लाइन होती है वो हमारी फर्स्ट लाइन होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आप लोगों की फर्स्ट लाइन होती है। क्यों? फर्स्ट लाइन के अंदर एक तो आपका एज फैक्टर मेंशन होता है, दूसरा आपके पास क्लिनिकल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होती है कि पेशेंट किस प्रॉब्लम के साथ आपके पास प्रेजेंट किया है। सेकेंड लाइन के अंदर हिस्ट्री मेंशन की जाती है, और जो हमारा इन बिटवीन होता है वहां पर वाइटल्स को मेंशन किया जाता है। ये पूरी ब्रेक डाउन होती है आपके क्वेश्चन की इस तरह से। बाकी ज्यादा डिटेल के अंदर हम वहां पे जिसमें हम सिर्फ यूवर्ड को सॉल्व करेंगे ना, वहां पर आपको मजीद बताया जाएगा। A 7-year-old boy is brought to the office for the evaluation of the neck mass. So clinical presentation क्या patient की, उसकी neck mass है। A week ago, the patient was taken to the urgent care clinic for the nasal congestion and the sore throat. तो ये इसकी हिस्ट्री मेंशन है कि एक हफ्ता पहले उसको क्या हुआ था, नेजल कंजेशन हुई थी और सोर थ्रोट हुआ था उसको, मतलब लाइक फ्रेंजाइटिस हुआ था। The symptoms resolved after a few days, but his parents noticed a persistent neck swelling. So सिनेरियो कुछ इस तरह का है कि हमारे पास एक 7 साल का बच्चा आया, उस 7 साल के बच्चे में एंटीरियर नेक मैस था। अब उसकी हिस्ट्री क्या थी, हिस्ट्री ये थी कि एक वीक पहले उसको क्या हुआ था, फ्रेंजाइटिस हुआ था। और आपको पता है फ्रेंजाइटिस डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस है या वो वायरल फ्रेंजाइटिस है। सो ये जो फ्रेंजाइटिस हुआ था उसकी सिम्टम रिजॉल्व हो गई थी, वो खुद ब खुद ठीक हो गया था, इसका मतलब वो वायरल फ्रेंजाइटिस था। बट आफ्टर द इन्फेक्शन पेशेंट क्या है, उसको परसिस्टेंट नेक मैस, तो उसके यहाँ पर नेक में स्वेलिंग होना शुरू हो गई। द पेशेंट हैज नो मेडिकल कंडीशन एंड द इम्यूनाइजेशन आर अप टू डेट। तो जितनी भी इसकी वैक्सीनेशन थी, क्योंकि वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, vaccinations are very very important according to your U world exams, sorry U assembly exams। so जितनी भी vaccinations हैं वो हमने सारी याद करनी है। MMR है, TDP है, टेटनस की वैक्सीन है, डिप्थीरिया की है, निमोकोकल की है, मेनिंगोकोकल की है, मम्स की है, मिजल्स की है, स्ट्रेप्टोकोकस की है। सो जितनी भी वैक्सीन है वो सारी हम लोगों ने याद रखनी है, वो ऐसा ऐसा हम ऐसे याद करते रहेंगे। On physical examination, he appears active and the playful and is well nourished। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन बिल्कुल ठीक था। नेक एग्जामिनेशन शो अ माइल्डली टेंडर, टेंडर मीन्स क्या होता है, पेनफुल एंड द स्वेल, स्वेल एंड द पेनफुल, टेंडर्स का मतलब ये होता है। सो नेक एग्जामिनेशन के आपको 2 सेंटीमीटर एंटीरियर मिड लाइन मैस, जब आपने उसका एंटीरियर नेक एग्जामिनेशन किया तो वहां पर आपको टेंडर 2 सेंटीमीटर एंटीरियर नेक मैस आपको नजर आता है। डेट मूव्स अपवर्ड व्हेन पेशेंट स्वेलोस। तो जब पेशेंट स्वेलो करते हैं तो वो जो एंटीरियर नेक मैस है वो मूव करता है। सो डेट इज द पिकिंग पॉइंट, कि जो उसकी स्वेलिंग है वो जो उसकी नेक स्वेलिंग है वो सॉल्विंग के साथ मूव हो रही है। So which of the following is most likely cause of this patient lesion? So first of all हमने देखना है उस पेशेंट को हुआ क्या है। तो अगर उसकी एंटीरियर नेक, जो एंटीरियर नेक मैस है वो मूव कर रहा है, स्वेलो करने से, टंग मूवमेंट करने से वो मूव कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या हो सकता है, आप लोग मुझे सारे खुद बताएं। उस पेशेंट में थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट, क्योंकि जस्ट हमने डिस्कस किया यहाँ पर कि जो हमारे पास मूवेबल होती है, ये मैंने भी आपको बताया था कि मिड लाइन भी है, मूवेबल भी है, तो वो हमारी थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट होती है।
हमारा डायग्नोज बन के। यू असेंबली के अंदर या यू वर्ड के अंदर वो आपसे जरूरी नहीं कि हर टाइम डायग्नोज पूछें, वो आपको डायग्नोज के अंदर पैथोलॉजी पूछेंगे। सो इसलिए हम फर्स्ट एड के अंदर बच्चों आप लोगों के मतलब ना सिम्टम्स मेंशन होती है, पैथोफिजियोलॉजी आपकी फर्स्ट एड के अंदर नहीं लिखी हुई। तो वो जो हमने इतने इतने लंबे लेक्चर्स दे रहे हैं या आगे देंगे भी, उसका रीजन ये है कि हमने पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करी। अब आपको ये यूवर्ड एमसीक्यू क्यों सॉल्व हुआ है, क्योंकि आपको पता चल गया कि उसका रीजन क्या था। ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस पेशेंट लिए, तो जो इसको थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट बनी है, इसका कॉज क्या था? एबनॉर्मल माइग्रेशन ऑफ द न्यूरल क्रेसेस, क्या उसके पास जो न्यूरल क्रेसेस थी उनकी एबनॉर्मल माइग्रेशन हुई या नहीं? न्यूरल क्रेसेस की एबनॉर्मल माइग्रेशन की वजह से आपको थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट की फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है। सर्वाइकल इम्प्लांटेशन ऑफ द थाइमिक टिश्यू, सो क्या हमारे पास जो थाइमिक टिश्यू था उसकी सर्वाइकल इम्प्लांटेशन हो गया, डायरेक्ट इम्प्लांटेशन हो गया? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट बनने का रीजन क्या था, जरा थोड़ा सा याद रखिएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। डायलेशन ऑफ द सर्वाइकल लिम्फेटिक चैनल्स, नहीं, लिम्फेटिक चैनल्स के डायलेट होने से भी कोई इसका रिलेशन नहीं। इसके बाद क्या होता है? परसिस्टेंस ऑफ द सेकंड ब्रोंकियल क्लेफ्ट स्ट्रक्चर, इसकी वजह से आपको ब्रोंकियल सिस्ट बनती है, थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट नहीं बनती। ट्रैपिंग ऑफ द स्किन स्ट्रक्चर अलोंग एम्ब्रियोनिक टिश्यू फ्यूजन, नहीं, हमारे पास स्किन के स्ट्रक्चर फ्यूज होने की वजह से भी आपको थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट नहीं बनती। थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट बनने का मेन रीजन क्या था बच्चों? दैट इज द दैट इज द इनकम्प्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ द डक्ट। तो जो हमारी थायरोग्लोसल डक्ट थी उसकी इनकम्प्लीट ऑब्लिटरेशन हुई है, थायरोग्लोसल डक्ट जो है ना वो डिसअपियर नहीं हुई। यही चीज हमारी फर्स्ट एड ने भी लिखी है। क्या लिखा है फर्स्ट एड ने? कि नॉर्मली हमारे पास जो थायरोग्लोसल डक्ट थी वो नॉर्मली डिसअपियर हो जाती। तो ये जो थायरोग्लोसल डक्ट बनती है ये क्यों बनती है? प्रेजेंट्स एज अ एंटीरियर मिड लाइन दैट मूव्स विद द swallowing। तो किसकी वजह से हो रही बच्चों? हमारी थायरोग्लोसल डक्ट से इसके डिसअपियर ना होने की वजह से। तो सिर्फ पढ़ने की वजह से आपका जो एमसीक्यू है ये इजीली सॉल्व हो गए। सो दैट इज द लर्निंग एंड द एप्लीकेशन ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स। अब आगे आते हैं बच्चों, आपका जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड का अगर आप यहाँ पर हिस्टोलॉजी देखो तो इसमें होते हैं दो टाइप के सेल। एक हमारे पास होता है फॉलिक्यूलर सेल, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? पैराफोलिकुलर सेल। दो टाइप के सेल्स होते हैं आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर। ज्यादा जो अमाउंट होती है 80% वो आपके फोलिकुलर सेल्स होते हैं। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ज्यादातर, ये आपके फोलिकुलर सेल्स होते हैं। और जो फोलिकुलर सेल्स हैं ड्राइड फ्रॉम द एंडोडर्म, तो ये बात तो हमें पहले पता है। फोलिकुलर सेल्स आपके क्या बनाते हैं? T3 and T4, थायरोक्सिन एंड जो हमारे पास T3 ट्राई आइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन, T3 और T4 की फॉर्मेशन होती है फोलिकुलर सेल से। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास फोर्थ फ्रेंजियल पाउच, ये आपकी 5 पाउचेज होती हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना वो स्ट्रक्चर डिसअपियर ही हो गया। सो उसके अंदर बच्चों आपकी 5 फ्रेंजियल पाउचेज होती हैं। तो जो फोर्थ फ्रेंजियल पाउच है उससे किसकी फॉर्मेशन होती है? आपकी फॉर्मेशन पैराफोलिकुलर सेल्स की। पैराफोलिकुलर सेल्स कौन सा हार्मोन बनाते हैं? कैल्सिटोनिन। कौन सा हार्मोन बनाते हैं? कैल्सिटोनिन। ठीक है। सो दो टाइप के सेल्स आपके थायराइड ग्लैंड में होते हैं, एक आपके पास फोलिकुलर सेल्स हैं और दूसरा हमारा पैराफोलिकुलर सेल्स हैं। फोलिकुलर T3 T4 बनाते हैं, और जो पैराफोलिकुलर हैं वो हमारे पास कैल्सिटोनिन हार्मोन्स बनाते हैं, जो कि कैल्शियम की हीमोस्टेसिस के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। यहाँ पर बच्चों आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उसकी एम्ब्रियोलॉजी फाइंड अप होगी। ठीक है। अब हम आते हैं थायराइड ग्लैंड की ब्लड सप्लाई के ऊपर और थोड़ी सी इसकी एनाटॉमी के ऊपर। अगर मैं बच्चों इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, मैंने आपको आगे बताया हुआ है, इसमें 3 लोब्स होते हैं, एक राइट लोब है, एक इसका लेफ्ट लोब है, एक पैरामिडल लोब है। ठीक है। उसके बाद इसमें जो स्ट्रक्चर इंटरनल जो इन बिटवीन है उसको हम इस्थमस कहते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक फोलिकुलर सेल्स हैं, दूसरा पैराफोलिकुलर सेल्स हैं। ठीक है, ये इसकी हिस्टोलॉजी भी होगी। अब हम आते हैं इसकी ब्लड सप्लाई के ऊपर। आपका जो थायराइड ग्लैंड है इसकी हम ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। अब आपको पता है बनता कैसे है, इसकी पैथोलॉजी का भी आपको पता चल गया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इसकी ब्लड सप्लाई के ऊपर। सो अगर थायराइड ग्लैंड की ब्लड सप्लाई की बात की जाए, अब ये आपको ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी नजर आ रही है, लेकिन आपने क्या देखना है? देख, थायराइड ग्लैंड को आपने डिवाइड करना है दो पार्ट्स में। एक आपके थायराइड ग्लैंड का है सुपीरियर पार्ट,
एक आपके थायराइड ग्लैंड क्या है, इंफीरियर पार्ट, ठीक है, सुपीरियर पार्ट एंड द इंफीरियर पार्ट। थायराइड ग्लैंड का जो सुपीरियर पार्ट होगा, जो अपर लोब्स होंगे, उनको सप्लाई करेगी सुपीरियर थायराइड आर्टरी। आई एम अगेन रिपीटिंग माय वर्ड्स, the superior part of your thyroid glands get its blood supply from the superior thyroid artery। जो अपर वाले पार्ट को superior thyroid artery ब्लड सप्लाई करेगी, और जो हमारे पास नीचे वाला पार्ट है इसको सप्लाई करेगी inferior thyroid artery। अपर पार्ट को superior thyroid artery और inferior पार्ट को inferior thyroid artery ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जब ऑक्सीजनेटिव ब्लड सप्लाई हो गए, सो ऑक्सीजनेटिव ब्लड सप्लाई होने के बाद हमें यहाँ से आपकी वेन्स भी निकलेंगी। सो वेन्स भी सेम है, सुपीरियर थायरोइडल वेन, मिडल थायरोइडल वेन एंड द इंफीरियर थायरोइडल वेन्स। यहाँ पर आपकी तीन वेन्स होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके थायराइड ग्लैंड से ड्रेन करती हैं। उसमें सुपीरियर थायराइड वेन, मिडल थायराइड वेन एंड इंफीरियर थायराइड वेन, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास थायराइड ग्लैंड से अचीव करती है, ठीक है। इसके बाद देखें आपकी आर्टीरियल सप्लाई होगी है, आप लोगों की वीनस सप्लाई होगी। अब हम आते हैं आपकी नर्व सप्लाई, क्योंकि जाहिर बात है हमारे पास जितने भी मसल्स हैं थायराइड के साथ, उनको तो जो नर्व्स हैं वही कंट्रोल करते हैं, जिससे हमारे पास थायराइड ग्लैंड की मूवमेंट होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखें आप लोग वेगस नर्व, जो आपकी क्रीनियर नर्व नंबर 10 है, जिसको हम वेगस नर्व भी कहते हैं, और जो कि मेरे ख्याल में लार्जेस्ट नर्व है आपकी वेगस नर्व। वेगस नर्व की ना दो ब्रांचेस आप लोगों ने याद रखनी, उसमें से भी क्वेश्चन है। एक आपके पास आती है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, एक हमारे पास आएगी थायराइड, ये ऊपर वाली सुपीरियर लेरेंजियल नर्व एंड द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। सुपीरियर लेरेंजियल नर्व एंड द अदर वन इज द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ये दो नर्व्स हैं जो कंट्रोल करती हैं थायराइड ग्लैंड के, जो मतलब मसल्स होते हैं ना इसके साथ, उनको ये दो नर्व्स कंट्रोल करती हैं। अगर किसी पेशेंट के अंदर थायराइड एक्टोमी की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, पोस्ट थायराइडेक्टोमी थायराइड ग्लैंड को रिमूव करने के बाद पेशेंट के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। सो पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, क्योंकि थायराइड के साथ पैराथायराइड ग्लैंड भी रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद थायराइड ग्लैंड की जब आप सर्जरी कर रहे होते हैं तो आपकी ये जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है ना, ये डैमेज हो जाती है। इसके डैमेज होने की वजह से आपको होती है होर्सनेस, hoarseness of the voice। It's the second complication of your thyroidectomy। So the upper part is supplied by the superior laryngeal nerve, and the inner part is supplied by the recurrent laryngeal nerve, and that has very long course. So that's why it's damaged again and again during the thyroidectomy, ठीक है। सो ये काइंडली याद रखिएगा। थोड़ा सा हमने स्ट्रक्चर के ऊपर भी बात कर लिया आपके थायराइड ग्लैंड के, फॉर्मेशन डिस्कस होगी, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर हमारे पास डिस्कस हो गए, उसके बाद हम आते हैं इसकी थोड़ी सी, मतलब यहाँ पर आपका थायराइड ग्लैंड बाइंड अप हो गया, ठीक है, थायराइड ग्लैंड आप लोगों का बाइंड अप हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा एनाटॉमी के ऊपर। और ये जो एनाटॉमी थायराइड ग्लैंड की इन्होंने एनाटॉमी नहीं लिखी हुई, लेकिन मैंने आप लोगों को वहां पर पढ़ा दी। उसका रीजन ये कि उसमें यूवर्ड के क्वेश्चन हैं। अब एनाटॉमी वाले पोर्शन के अंदर बच्चों हम आपका जो मास्टर ग्लैंड है ना उसको डिस्कस करेंगे। मास्टर ग्लैंड कौन सा है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी हम डिस्कस करेंगे आपके मास्टर ग्लैंड को। मास्टर ग्लैंड के अंदर कौन सा आता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, इवन दो ये भी बताया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड का एक तीसरा पार्ट भी होता है, ठीक है, लेकिन हमने दो पढ़ने, दो तक या फिर 7 के अंदर क्वेश्चन इसमें से एमसीक्यू रहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स के अंदर, एक होता है हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा हमारे पास होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर pituitary gland। We have a two types of your pituitary gland, anterior and the posterior, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया है anterior gland and the posterior gland। anterior और posterior के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है
वो हमने यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से हार्मोन आपके बनते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन बनते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन बनते हैं, और इसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड किस स्ट्रक्चर से बनता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड किस स्ट्रक्चर से बनता है, ये आपके क्वेश्चन हैं। कोई भी टॉपिक आपने बगैर सेंस के नहीं पढ़ना, जब तक आपकी सेंस इन, मैं इसको पढ़ क्यों रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, बजाय इसके कि आप ये पढ़ो, उसके बाद यूवर्ड पढ़ो, यूवर्ड के ऊपर आप एमसीक्यूज गलत करो और दोबारा फिर आप आके फर्स्ट एड पढ़ो। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हमने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अंदर ही देख लेना कि भाई इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने ये चीज को मेमोराइज करना है। सो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर नीचे इन्होंने लिखा हुआ अडीनो हाइपोफिसिस, यहाँ पर लिखा हुआ न्यूरो हाइपोफिसिस। सो जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसको सारी मतलब ना ब्लड सप्लाई कंट्रोल करती है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ ब्लड सप्लाई जा रही होती है, उसके अंदर आपके हार्मोन सेक्रेट होते हैं। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इट्स रिलेटेड विद द न्यूरॉन्स। यहाँ पर जो आपके हार्मोन है ना, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, वो आपकी न्यूरॉन्स के अंदर मतलब के उनका स्टोरेज होता है, ठीक है। सो इट्स रिलेटेड विद द ब्लड सप्लाई। ब्लड के अंदर आपका ड्रेन कर रहे होते हैं, secrete हो रहे होते हैं हार्मोन, और यहाँ पर आपके जो हार्मोन स्टोर होते हैं वो आपकी न्यूरॉन्स के अंदर होते हैं। मैं आपको बताऊंगा भी किस तरीके से होंगे, मैं इसकी न्यूरोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों आप देखो कि जैसे हमने देखा थायराइड ग्लैंड कहाँ से बना, फोराम एंड सीकम एंडोडर्मल थिकनेस से। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ से बनता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक पॉइंट लिखा हुआ है, ड्राइड फ्रॉम द ectoderm Rathke pouch, and it's exactly the same wording of your UWorld। UWorld के अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हमारे पास ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की फॉर्मेशन कहाँ से होती है। सो जब हम आपके पास इसकी फॉर्मेशन पढ़ेंगे ना आपके फेस की, वहां पर हम ये रैथ की पाउच का जिक्र करेंगे कि रैथ की पाउच क्या होती है। बट यहाँ पर याद रखना है कि रैथ की पाउच जो है वो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बनाती है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की फॉर्मेशन कहाँ से होती है, जो आपकी ओरल एक्टोडर्म का रेट्की पाउच है ना, उससे होती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसकी फॉर्मेशन कहाँ से हो रही है, ड्राइड फ्रॉम द न्यूरो एक्टोडर्म। तो हमने एग्जैक्ट क्वेश्चंस को देखना है, कहाँ से इसकी ड्राइव हो रही है, न्यूरो एक्टोडर्म से। वो कहाँ से बन रहा है, वो ओरल एक्टोडर्म से बन रहा है, जो कि आपका रेट्की पाउच है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है। उसके बाद पोस्टीरियर, पोस्टीरियर तो बहुत इजी है। पोस्टीरियर हमारे पास दो ही हमारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक आता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन और दूसरा हमारे पास आता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। काइंडली याद रखिएगा, एडीएच एंड द ऑक्सीटोसिन। यहाँ पर आप लोगों ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना है, ऑक्सीटोसिन आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये अपने हार्मोन्स खुद बनाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन्स को खुद बनाता है, लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हार्मोन्स को खुद नहीं बनाता। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जस्ट आपके हार्मोन को स्टोर करता है, जस्ट हार्मोन को क्या करता है, स्टोर करता है। लेकिन जो एंटीरियर है वो प्रोड्यूस भी करता है, वो स्टोर भी करता है। अब आप कहेंगे कि सर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन एडीएच और जो ऑक्सीटोसिन है, फिर ये कहाँ से बनते हैं, ये बनते हैं आपके हाइपोथैलेमस से। ऑक्सीटोसिन और एडीएच जो है ना, ये न्यूरॉन्स के जो आपकी नर्व्स एंडिंग होती है ना, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आती है। ऊपर से देखे ना, अगर ये आपका ये है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के आगे यहाँ पर ये हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि ग्लैंड को कंट्रोल तो आपके हाइपोथैलेमस ने करना, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और दूसरी तरफ हमारे पास है पोस्टीरियर। अब ऊपर जो नर्व्स है ना, सॉरी, हाँ सॉरी, न्यूरॉन। सो ये न्यूरॉन इस तरह आ रही है। अब आपको पता है न्यूरॉन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये एक्सोन है, यहाँ पर होती है नर्व एंडिंग। सो नर्व एंडिंग के अंदर आपको पता है स्टोरेज होता है। अगर आप लोगों ने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा ना, तो जो नर्व एंडिंग्स होती हैं, वहां पर आपके एसिटाइलकोलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ग्लूटामिन, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। उसके बाद आपके जो हार्मोन्स हैं, जैसे आप ऑक्सीटोसिन, एडीएच,
ये नर्व्स एंडिंग के ऊपर यहाँ पर स्टोर होते हैं। तो अब बनता तो ऊपर से ये, जस्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ये स्टोर होता है। ये चीज याद है। नेक्स्ट आते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कौन कौन से आपके हार्मोन्स बनते हैं। सो सिंपल, FSH follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, adrenocorticotropic hormone, thyroid stimulating hormone and prolactin growth hormone, beta endorphin। ये तमाम हार्मोन्स की फॉर्मेशन और स्टोरेज आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होता है। आप लोगों ने इसके नाम याद रखना, ठीक है। दूसरी तरफ आते हैं मेलानोट्रोपिन। ये मेलानोट्रोपिन हमारे पास सक्रीट होता है इंटरमीडिएट लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने आपको बताया था ना, 3 लॉब्स होते हैं, एक एंटीरियर है, एक पोस्टीरियर है, एक होता है इंटरमीडिएट लॉब। जो इंटरमीडिएट लॉब है वो आपका मिलानो ये मेलानोट्रोपिन जो हार्मोन है ना, इसको रिलीज करता है, ठीक है। जो आपके मेलानोट्रोपिन होता है, ये मेलानिन जो है ना, जो स्किन पिगमेंटेशन करवाता है, ये इसकी फॉर्मेशन रेगुलेशन इससे होती है मेलानोट्रोपिन से, ठीक है। आगे आते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तो बहुत सारे हार्मोन्स को बनाते हैं, एफ एस एच एल एच ई सी टी एच टी एस एच प्रोलैक्टिन ग्रोथ हार्मोन। अब एक ही जगह से ये सारे हार्मोन्स बन रहे हैं, इसका मतलब इनका स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। तो ये बात एग्जैक्ट ठीक भी है, 75% जो हार्मोन का स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से बनते हैं। फिर सर हम उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हार्मोन्स को? काइंडली याद रखिएगा, आपका जो हार्मोन होता है ना, आपके हार्मोन के 2 पार्ट्स होते हैं। जो भी हार्मोन है बच्चों, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक उसका पार्ट होता है अल्फा सब यूनिट और दूसरा उसका पार्ट होता है बीटा सब यूनिट। जो भी हार्मोन है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। अब जितना ये आपका FSH है, LH है, ACTH है, TSH है, इन सब के जो अल्फा सब यूनिट है ना, ये सिमिलर है। क्या है? अल्फा सब यूनिट सबके सिमिलर होंगे, लेकिन जो इन हार्मोन्स को अलहदा करता है ना, FSH LH ACTH को, वो इनका करता है बीटा सब यूनिट। तो ये चीज यहाँ पर लिखेंगे, अल्फा सब यूनिट, हार्मोन्स सब यूनिट कॉमन टू द TSH LH FSH एंड द HCG, जो आप लोगों का प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होता है। सो ये इन सब के सिमिलर हैं। फिर हम इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? बीटा सब यूनिट की बेस के ऊपर। बीटा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट आपकी हार्मोन्स की स्पेसिफिसिटी, बीटा सब यूनिट आपके हार्मोन्स को नाम देता है कि ये FSH है, ये LH है, क्योंकि अल्फा सब यूनिट तो सबका सिमिलर होता है, ठीक। ये भी एक चीज याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों एक पॉइंट आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, जिसको हम कहते हैं POMC। ये POMC क्या है? इसको हम कहते हैं प्रो ओपियो मेलानोकॉटिन। ये भी ह्यूबल का क्वेश्चन है इसमें से, कि जो हमारे पास प्रो ओपियो मेलानोकॉटिन है, इसमें कौन कौन से हार्मोन है? एक आपने याद रखना, जो आपका पेन रिलीवर है, बीटा एंडोर्फिन। एक इसमें ACTH आता है और एक में इसमें MSH आता है। बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन इसमें से है ह्यूबल का। अगर मैंने इसका आपको सिनेरियो बता दिया ना, तो फिर ये आपका मजा खराब हो जाना। सो बेहतर ये है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें, उसको गलत करें, फिर मैं कल आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि इसमें वो बता रहे होते हैं कि जिसमें ACTH बढ़ा हुआ है, उस पेशेंट में साथ पिगमेंटेशन भी हो रही है, तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनका जो डेरिवेटिव है ना, वो सेम होता है POMC सब। जो POMC अगर बनेगा तो बीटा एंडोर्फिन, ACTH, उसके बाद MSH, ये तीनों को बनाएगा। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बीटा एंडोर्फिन? एनी वन ऑफ यू गाइस? ACTH का हमें पता है कि वो क्या करेगा, नीचे जाके एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को एक्टिवेट करेगा, आपके एड्रीनल ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा। MSH का हमें पता है कि वो नीचे जाके मेलानिन की फॉर्मेशन करेगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बीटा एंडोर्फिन? एनी वन ऑफ यू? बच्चों आप लोगों ने एक चीज नोटिस की हो कभी, डॉक्टर जवेरिया, कि जब आपको सडन कोई इंजरी होती है ना, लेट्स सपोज आप अफ्तारी बना रहे थे, अफ्तारी के दौरान आपकी फिंगर के ऊपर ना कट लग गया। जब आपकी फिंगर के ऊपर कट लगेगा ना, सडनली आपको बहुत ज्यादा पेन होगी, लेकिन आफ्टर अ वाइल, आफ्टर सम टाइम, आपकी जो पेन की इंटेंसिटी होगी है ना, वो कम होती है। कुछ देर बाद वो जो पेन की इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, हालांकि आपने कोई मेडिसिन भी अप्लाई नहीं की होगी, लेकिन वो जो पेन की इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। वो क्यों कम होती है? क्योंकि आपका ब्रेन, जो आपका सॉरी ब्रेन है, वो बीटा इंडोर्फिन को रिलीज करना शुरू कर देता है, क्योंकि बीटा इंडोर्फिन आपका पेन किलर है। ये आपकी बॉडी खुद रिलीज करती है इस पेन किलर, इसलिए पेन की इंटेंसिटी कम हो जाती है, टोटली रिलीज नहीं होती।
आगे आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है बच्चों? स्टोर एंड, देखो ना यहाँ पर वर्ड भी लिखा हुआ स्टोर, इसलिए इसके ऊपर आपको बताना जरूरी है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। दो हार्मोन्स हैं बच्चों, एडीएच और आपका ऑक्सीटोसिन, ठीक है जी। बोथ मेड इन द हाइपोथैलेमस। अब अगर मैं आपको ना बताता तो आपने जस्ट सिंपली इसको रीड कर लेना था। हाइपोथैलेमस के अंदर डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियस हैं, उसमें एंटीरियर न्यूक्लियस है, पोस्टीरियर न्यूक्लियस है, सुप्रा ऑप्टिक है, पैरावेंट्रिकुलस है। सो उसमें से जो आपका सुप्रा ऑप्टिक और जो आपका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है, ये बच्चों रिलीज करते हैं ऑक्सीटोसिन और एडीएच को। काइंडली डू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस न्यूक्लियाइज, सुप्रा ऑप्टिक एंड द पैरावेंट्रिकुलर, ठीक है। ये रिलीज करते हैं आपका ऑक्सीटोसिन एंड द एडीएच, ठीक है। सो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी जो एनाटॉमी थोड़ी सी और जो थोड़ा सा उसकी फॉर्मेशन है वो क्लियर हो गई। अब आप देख रहे हो आपको चीजें पता चल रही हैं। ऐसा नहीं कि कोई हम लंबी लंबी पैथोफिजियोलॉजी अभी पढ़ रहे हैं, वो तो हम पैथो में पढ़ेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे बनता है, उसके अंदर क्या चीजें और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने याद रखनी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे बनता है, न्यूरोएक्टोडर्म से बनता है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने याद रखनी, ठीक है। आगे आते हैं बच्चों आप लोगों का जो एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है। अगर आप लोगों को मैं एक चीज कहूँ कि हमारे पास सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आप लोगों ने गलत करने एग्जाम के अंदर भी और यू वर्ल्ड के अंदर भी, वो आपने गलत करने हैं एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन्स के। एड्रीनल हाइपरप्लेजिया का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एड्रीनल इनसफिशिएंसी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सिंड्रोम हो गया, एड्रीनल एडिनोमा हो गया, कुशिंग सिंड्रोम हो गया। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूंगा, एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर आप लोगों ने कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। मुझे पता है थायराइड ग्लैंड आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, लेकिन एग्जाम के अंदर आपका एड्रीनल ग्लैंड आना है, इसी से रिलेटेड सारी इसकी पैथोलॉजी आनी, ठीक है। सो हम पहले तो इसके मेन जो फॉर्मेशन है ना, वो फॉर्मेशन हमने देखनी, ठीक है बच्चों। आपका जो एड्रीनल ग्लैंड है, आपकी किडनी जो है ना, किडनी का जो सुपीरियर पोल है, दैट्स हेयर इज योर ब्यूटीफुल किडनी, और इस किडनी का जो सुपीरियर पोल है ना, ऊपर वाला, इस सुपीरियर पोल के ऊपर हमारा एड्रीनल ग्लैंड कंसिस्ट है, ठीक है, यहाँ पर लोकेटेड है एंटीरियर ग्लैंड। एंटीरियर ग्लैंड की फॉर्मेशन क्या होती है? एंटीरियर ग्लैंड को बच्चों हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। जो आउटर पार्ट है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, जो इसका इनर पार्ट है उसको हम मिडुला कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, आउटर इज द कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट इज द मिडुलरी पार्ट। बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और बहुत बच्चे गलत करते हैं। कैसे गलत करते हैं कि जब एड्रीनल ग्लैंड की एम्ब्रियोलॉजी की बात की जाए ना, तो वो कहते हैं कि ये एक ग्लैंड है, और मतलब इनलार्ज ग्लैंड, और इसकी फॉर्मेशन मेसोडर्म से हुई, क्योंकि वो हम बार बार आगे जाके पढ़ेंगे, ये भी मेसोडर्म बना रही है, ये भी मेसोडर्म बना रही है, तो वो इसका भी मेसोडर्म लगा देते हैं। लेकिन बच्चों मेसो जो डर्म है ना, ये सिर्फ इसका एक पार्ट बनाती है, दैट इज द एड्रीनल कॉर्टेक्स। जो मेसोडर्म है वो इसका एड्रीनल कॉर्टेक्स को बनाती है। देखिए, चीजें बताना जरूरी होती है। अब अगर मैंने यहाँ पर आपको ऊपर ये तीन लेयर्स वाला कॉन्सेप्ट ना बताया होता, ये ना आपको रिवाइज होता, तो इधर आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाना, तो समझना कि भाई ये मेसोडर्म क्या है या एक्टोडर्म क्या है। सो मेसोडर्म इज द मेन लेयर दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, नॉट एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट है, जो इसका इनर पार्ट है, वो आपके न्यूरल क्रैस्ट सेल्स बनाते हैं, जो कि इसका मिडुलरी पार्ट है। जो इनर मिडुला होता है ना बच्चों, जिसमें नोरेपिनेफ्रीन रिलीज होती है, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो वो आपके न्यूरल क्रैस्ट सेल से बनता है। वी विल डिस्कस लेटर ऑन which structures formed from your neural crest cells and how neural crest cells separated from your neuroectoderms. It's very interesting topic। कि आपके ब्रेन की फॉर्मेशन हो रही थी, ब्रेन की फॉर्मेशन के दौरान वहां से न्यूरो, क्योंकि न्यूरो सेल्स आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में जाते हैं, ये जो आपकी न्यूरो एक्टोडर्म है ना, ये वहां से न्यूरो सेल्स आते हैं, और क्यों आते हैं उसके पीछे एक पूरा रीजनिंग है। बट यहाँ पर याद रखना है कि न्यूरो सेल्स एड्रीनल मिडुला को बनाते हैं, गैंग्लियन को बनाते हैं, आपके जो मेलानोसाइट सेल्स होते हैं ना स्किन के, जो पिगमेंटेशन करते हैं, वो भी आपके न्यूरो सेल से बनते हैं। आपके जो लिगामेंट्स होते हैं, ओवेरियन लिगामेंट्स, वो भी न्यूरो सेल से बनते हैं। सो मेडुला आपने याद रखना है।
अब आते हैं जो आपका कॉर्टेक्स होता है ना, एड्रीनल ग्लैंड का आउटर पार्ट, इसकी होती हैं 3 लेयर्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स के बच्चों कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। एक इसका पार्ट है जोना ग्लोमेरुलेसा, दूसरा है फेसिक्यूलेटा, एंड द अदर वन इज द रेटिकुलरिस। एड्रीनल कॉर्टेक्स के 3 पार्ट हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड द रेटिकुलरिस। अब सम टाइम हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सी लेयर कहाँ पर थी। सो आपने याद रखना है GFR। सो जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिक्यूलेटा एंड द रेटिकुलरिस। ठीक है, नीचे उन्होंने यहाँ पर लिखा भी होगा ये वाला नहीं। जोना ग्लोमेरुलोसा को थोड़ा सा जूम आउट करके आपको बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाए ना। पहले आप ये देखो कि जो जोना ग्लोमेरुलोसा है ना, ये कौन सा हार्मोन बनाता है। ठीक है, सो सिंपल, जो आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड है एल्डोस्टेरोन, एक हमारे पास है ना ADH, दूसरा आप लोगों का एल्डोस्टेरोन, ये दोनों को रिलेटेड है, रास सिस्टम के अंदर भी हम पढ़ेंगे इनको। सो जोना ग्लोमेरुलोसा एल्डोस्टेरोन बनाएगा, जोना फेसिकुलेटा आपका कोर्टिसोल बनाएगा जो कि ग्लूकोकॉर्टिकोइड है, और जो जोना रेटिकुलरिस है ये आपके एंड्रोजन्स को बनाएगा। ठीक है, और जो नीचे आपके क्रोमाफिन सेल्स हैं आपके मिडुला के अंदर, वो एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन को बनाएंगे। सो ये 3 आपने चीजें याद रखनी है, जोना ग्लोमेरुलोसा, हमारे पास एल्डोस्टेरोन, फिर कोर्टिसोल, फिर हमारे पास एंड्रोजन्स बनेंगे, यहाँ पे लिखे भी हैं। मिनिलोकोर्टिकोइड्स, उसके बाद शुगर ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, और जो सेक्स हैं वो एंड्रोजन। ठीक है, तो GFR वाले याद रखिएगा। अब क्वेश्चन आपने ये देखना है कि जब हम इसकी हिस्टोलॉजी देखेंगे ना बच्चों, इसके अंदर ना आपको 2 टाइप के सेल्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको ना क्यूबोइडल शेप सेल्स नजर आते हैं ऐसे, लेकिन यहाँ पर आपको इलोंगेटेड सेल्स नजर आएंगे। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया। अब देखिए ना, हम इसको अगर मैं आपको ना बताता तो आपने सुपरफिशियली इसको देख लिया था, भाई 3 लेयर्स होती हैं, डेट्स ऑफ। लेकिन आपने देखना है कि आपके एड्रिनल कोर्टेक्स का जो मेजर पोर्शन है वो किस लेयर से कवर है। मेजर पोर्शन किस लेयर से कवर है? सो वो है जोना फेसिकुलेटा से। यहाँ पर जोना फेसिकुलेटा से कवर है। सो इसका एग्जैक्ट एमसीक्यू जो वर्ड के अंदर पूछा गया है कि वो उसकी हिस्टोलॉजी देंगे और पूछेंगे जी पेशेंट के अंदर है कुशिंग सिंड्रोम, मतलब डायरेक्टली तो नहीं पूछते लेकिन वो कहेंगे कुशिंग सिंड्रोम की सिम्टम्स हैं, और पूछेंगे कि भाई किस लेयर के अंदर प्रॉब्लम है। तो हिस्टोलॉजी देखे ना उन्होंने इस तरह मार्क किया होगा, हम ये है या ये है। तो जोना जो कोर्टिसोल है वो जोना फेसिकुलेटा से रिलीज होती है, और जो सबसे बड़ी लेयर है वो जोना फेसिकुलेटा ही है। तो आपने इसको टिक करना। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन की सेंस है वो टोटली चेंज होती है, और यही सेंस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एल्डोस्टेरोन को बच्चों रेगुलेट कौन करेगा? ये हमारे पास इसको कंट्रोल करता है एंजियोटेंसिन 2। मतलब अगर एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाना है तो उसको एंजियोटेंसिन 2 भी करता है, उसको हाइपोकलीमिया भी करता है। ठीक है, सॉरी हाइपरकलीमिया। ठीक है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन पोटाशियम को बॉडी से निकालता है। इसके बाद अगर कोर्टिसोल को रिलीज करवाना है तो उसके लिए आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या रिलीज करेगा? ACTH। अभी हम ऊपर जाकर हमने पढ़ा भी था, ACTH वहां से रिलीज होता है। जो CRH है ना, ये ऊपर से हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। इसके बाद अगर हमने एंड्रोजन्स को रिलीज करवाना है तो वो भी आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जो ACTH आके स्टिमुलेट करेगा ना, तो वहां से एंड्रोजन्स निकलेंगे। ठीक है, फिर लास्ट पे हमारे पास कैटाकोलम जो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन वो मिडुला से रिलीज होते हैं। ठीक है, तो जो सिंपैथेटिक इनर्वेशंस होती हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा हार्मोन्स के साथ आप टच होना शुरू हो जाए, आपको पता चले कि चीजें कैसे पूछी जाती है। ये परेशान नहीं होना, अभी हमने इन सारी चीजों को अलग अलग देखना है। इनकी रेगुलेशंस, ये कैसे सेक्रेट होती हैं, कैसे इनहिबिट होती है, वो सारी बातें अभी हम डिस्कस करें। अभी हम जस्ट स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे हैं, किसमें क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं आपके पेंक्रियाज के बारे में। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि पेंक्रियाज आप लोगों का स्टेप 1 और स्टेप 2 का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, आपके NR एग्जाम के अंदर भी, आप लोगों के USML एग्जाम के अंदर। मैं कहता हूँ पेंक्रियाज जिसको समझ आ गई ना, उसके बहुत से क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे। और इसकी बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो पहले तो हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। पेंक्रियाज बच्चों 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। ये एंडोक्राइन फंक्शन भी देता है, ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी देता है, मतलब हार्मोन्स को भी रिलीज करता है, इंजाइम्स को भी रिलीज करता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए ना, तो इसके अंदर होता है आइलैंड। मैं तो इसको आइलैंड ही कहता हूँ कि क्योंकि ज्यादातर जो होते हैं वो अल्फा सेल और बीटा सेल होते हैं। आइलैंड्स ऑफ लैंगर सेल्स, कलेक्शन ऑफ अल्फा सेल, बीटा सेल एंड द डेल्टा सेल्स। ठीक है, सो 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं आपके पेंक्रियाज के अंदर। अबंडेंट अमाउंट के अंदर कौन से है जी? 80% बीटा सेल। स्मॉल अमाउंट के अंदर थोड़े से अल्फा सेल्स हैं, और फिर मेरे पास है डेल्टा सेल्स हैं।
ये 3 टाइप के सेल्स होते हैं आपके पैंक्रियाज के अंदर एंडोक्राइन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सोक्राइन के हिसाब से तो दूसरे भी हैं, जो एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिनोजिन को रिलीज करने वाले, ट्रिप्सिनोजिन को रिलीज करने वाले दूसरे सेल भी वहां पर होते हैं, लेकिन एंडोक्राइन के ना ये 3 इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। अब इन तीनों के आपने याद रखना कि अल्फा सेल्स क्या रिलीज करते हैं, बीटा सेल्स क्या रिलीज करते हैं, डेल्टा सेल भी क्या रिलीज करते हैं। आगे ना स्मेटोस्टेटिन, जो कि हमने बहुत डिटेल के अंदर पिछले दिन में डिस्कस करे थे, स्मेटोस्टेटिनोमा कैसे कैसे इनहिबिट करेगा ये हमारे हार्मोन्स को। सो अल्फा सेल जो है ना बच्चों, ये ग्लूकागोन हार्मोन को रिलीज करेंगे, जो कि आपके ग्लूकोज को इंक्रीज करता है। बीटा सेल हमारे पास जो सेंट्रल होते हैं, ये रिलीज करते हैं आपकी इंसुलिन को। ये इंसुलिन वाला सेल आपने याद रखना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे आता है डेल्टा सेल, जो कि क्या करता है, स्मेटोस्टेटिन, जो कि आपका एक इनहिबिटरी हार्मोन है। जो हमारे पास क्या है, एक इनहिबिटरी हार्मोन है, मतलब हार्मोन्स को किसी कंडीशन को कम करने के लिए ना आपको स्मेटोस्टेटिन चाहिए होता है। स्मेटोस्टेटिन का एनालॉग ड्रग हम एक इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम ऑक्ट्रियोटाइड कहते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन जिनमें ज्यादा रिलीज हो रहा होता है, जिनमें एक्रोमेगली हो जाती है, तो उसको हम ऑक्ट्रियोटाइड देते हैं, जो कि स्मेटोस्टेटिन का एनालॉग होती है। सो अल्फा सेल्स ग्लूकागोन, बीटा सेल इंसुलिन, डेल्टा सेल स्मेटोसेल्स, ठीक है बच्चों। सो आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं जहाँ तक हम इसको रखते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि मैं अब इससे पहले भी 2 लेक्चर्स दिए थे, ये मेरा तीसरा लेक्चर है, तो अब थोड़ा सा ना डिफिकल्टी हो रही है बोलने की, ठीक है। सो थोड़ा सा आप लोगों की एम्ब्रियोलॉजी इसके अंदर ज़्यादा थी, एम्ब्रियोलॉजी वैसे भी थोड़ी सी ड्राई होती है, तो आपने ये सारा पढ़ के आना इंशाल्लाह, साथ साथ कंटिन्यू रखेंगे। और मैं आप लोगों को डेली टास्क भी दिया करूँगा, कितने यू वर्ल्ड के क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।